बहुत बड़ी टिप दूंगा मैं उन लोगों को जो लोग अपने फंड्स को एफडी से लिक्विडेट करा के मेन अकाउंट में डाल रहे हैं स्पॉन्सर के वीज़ा में दिखाने को। रीजनल स्कॉलरशिप इस स्कॉलरशिप में काउंट नहीं होती, तो अपने रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में मत मेंशन करना। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो वीज़ा के बारे में है, जो कि एकदम हॉट टॉपिक चल रहा है अभी। मेरे को काफ़ी डीएम कर रहे हैं लोग, डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं, इंटरव्यू के बारे में पूछ रहे हैं। सो मैं 2 वीडियोज़ बनाऊँगा वीज़ा के ऊपर। एक वीडियो ये वाली रहेगी जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, और दूसरी वीडियो जो है वो रहेगी इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में जो मेरे से पूछे गए थे। सो ये वीडियो जो है वो डॉक्यूमेंट्स के बारे में रहेगी। एंड मैं अपने बस देखो, तुम लोग भी पढ़ सकते हो ऑब्वियसली चेकलिस्ट की कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, बट मैं बस अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि तुम कैसे जो गलती मैंने करी थी और तुम उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ से, जो कि एप्लीकेशन फॉर्म होता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म 2 या 3 पेजेस का होता है, जो तुम्हें मिल जाएगा VFS की वेबसाइट पे ही। ऐसा कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, खुद से भर सकते हो। आई वुड से पूरी प्रोसेस तुम खुद से कर सकते हो। तो ऐसी कुछ इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है कि तुम्हें किसी से असिस्टेंस चाहिए, या फिर तुम VFS जाके तुम वहाँ जाओगे तो वो लोग ऐसे तुमसे ना एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं कि तुम्हें असिस्टेंस देंगे फॉर्म फिलिंग में। कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं कहूँगा खुद से कर लो, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो फिर दूसरी चीज़ पर आते हैं, जो कि पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ है। ये चीज़ मैं ग्रुप में बहुत लोगों को पढ़ते हुए देखता हूँ कि वहाँ जाके फ़ोटो नहीं मांगते हैं, वहाँ जाके खिंचानी पड़ती है, महंगी पड़ती है। तो देखो, अब तुमने इतना पैसा अगर खर्च कराई है पूरी प्रोसेस में, तो अगर तुम वहाँ जाके 100-200 रुपये दे रहे हो 4 फोटो के लिए, तो कोई ख़राब चीज़ नहीं है। एंड मोस्ट केसेस में वो बाहर की फ़ोटो रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ के क्लैरिटी और डायमेंशन ही अलग होते हैं। तो मैं बोलूँगा तुम वहाँ जल्दी जाओ अपने टाइम से और वहीं से फ़ोटो खिंचाओ, बेटर रहता है। उसके अलावा पासपोर्ट तो तुम पे है ही, और पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी, देखो जितने भी फ़ोटो कॉपी तुम अटैच करोगे ना, आई वुड रिकमेंड यू ऑल कि तुम कलर्ड करो, ब्लैक एंड वाइट वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। कलर्ड करो, क्लैरिटी भी अच्छी होती है और बेटर रहता है। उसके बाद एक कवर लेटर। सो कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है इस पूरी वीज़ा प्रोसेस का, और लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कितने वर्ड लिमिट है इसमें। कुछ है, देखो ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कुछ वर्ड लिमिट का, बट एकदम लंबा भी नहीं होना चाहिए और एकदम छोटा भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा जो था वो 1.5 पेजेस का था, अप्रॉक्स, या 1.5 पेजेस का था, और वीज़ा मेरा लग गया। तो आई वुड से वो सही है। तो ऐसे 1 से 1.5 पन्ने का तुम रख सकते हो, ठीक रहता है। उसमें सारी एसेंशियल जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो होनी चाहिए, स्पेशली अबाउट द रीज़न टू कम बैक टू इंडिया। तो उसके अलावा जो है तुम्हारे स्टडी सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो बैचलर्स के लिए जा रहे हो तो 12th के, तो वो सब चीज़ें HRD होनी चाहिए, उस पर अपोस्टाइल होना चाहिए, और इतना ही है। उसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बाकी उसके अलावा, और उनकी फ़ोटो कॉपी भी रख लेना, एक सेट, जो भी तुम्हारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है डिग्री के। उसके बाद है तुम्हारा DOV और सीमिया। सो जो मैंने तुम्हें पहले भी एक बार बताया कि जो तुम्हारी प्री इनरोलमेंट समरी होती है, उसके 2nd पेज पे पढ़ना अच्छे से। इटालियन में लिखा होगा तो तुम उसको ट्रांसलेट कर लेना गूगल लेंस से। उसमें मेंशन होता है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में DOV चाहिए या चीमिया चाहिए, या दोनों में से कोई भी चलेगा। तो वो ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वही चीज़ वीज़ा में वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर DOV चाहिए तो DOV कर लो, क्योंकि अगर दोनों चाहिए तो उनमें से बेस्ट ऑप्शन DOV रहता है, क्योंकि DOV सस्ता है और जल्दी भी मिल जाता है। उसके बाद रिसीट ऑफ फुल पेमेंट ऑफ इनरोलमेंट फीस। तो देखो कुछ यूनिवर्सिटी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल प्री इनरोलमेंट और इनरोलमेंट अलग होता है, ये तो तुम सब अभी तक जान ही गए होगे अगर वीज़ा प्रोसेस तक पहुंच गए हो। सो इनरोलमेंट जो है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बोलती है कि पहले करना होता है ऑनलाइन, कुछ में वहाँ जाके करते हैं जब तुम इटली पहुँच जाते हो। मेरे केस में पहले करना था, आई थिंक अराउंड 15 मई। सो उस केस में तुम्हें जब पे करोगे तो उसकी रिसीट आ जाती है तुम्हारे मेल पे, एंड तुम्हारे बैंक की तरफ से भी आएगी और उस वेबसाइट की तरफ से भी तुम डाउनलोड कर सकते हो जहाँ तुमने पे किया है। तो बस उसको डाउनलोड करके अटैच करना है। एंड जिन केसेस में तुम्हें इटली जाने के बाद इनरोलमेंट करना है, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी से एक फॉर्मल मेल ले लेना उनकी साइट से कि अभी इनरोलमेंट की ज़रूरत नहीं, वो बाद में आके होगा, और तुम उस चीज़ को अटैच कर सकते हो। और उसके बाद है फिर इंग्लिश का सर्टिफिकेशन, जो कि B2 लेवल का है। देखो पहले बोलते थे कि यहाँ के लिए नहीं चाहिए IELTS वगैरह, और MOI जो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उससे हो जाता है काम। बट अब लास्ट ईयर भी मेंशन थी ये चीज़ चेकलिस्ट में, और इस साल से मैंने सुना है कि थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गया है कुछ कुछ कॉन्सुलेट में, स्पेशली दिल्ली में तो मांग ही रहे। सो बेटर है अगर तुम पे IELTS है, अगर नहीं है तो अब तो टाइम ही नहीं बचा है, तो फिर MOI से ही काम चलाओ, और हो सके तो अपनी यूनिवर्सिटी से एक और मेल मांग लो ये बोलते हुए कि इवन तो वीज़ा में B2 लेवल का मांगा गया है, बट एक्सेप्टेंस मिल गया MOI के बेसिस में, तो वो सफिशिएंट है। पर अभी लेट हो गए। बट फॉर दोज ऑफ यू जो अगले साल के लिए देख रहे हैं, अभी अक्टूबर सितंबर नवंबर में IELTS दे दो, क्योंकि तुम्हें एडमिशन में भी तुम यूज़ कर सकोगे, और फिर वीज़ा में तो ऑब्वियसली यूज़ हो ही जाएगा।
तो उसके बाद है जो रिसीट ऑफ एनरोलमेंट है या फिर ओरिजिनल लेटर ऑफ एडमिशन। तो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, जिन लोगों को एनरोलमेंट पहले करना है तो तुम्हें एनरोलमेंट लेटर भी आ जाएगा, उस चीज़ को अटैच कर दो एडमिशन लेटर के साथ। और जिनका एनरोलमेंट नहीं आया है वो बस एडमिशन लेटर अटैच कर दो। देखो, अगर तुम कभी कंफ्यूज होते हो कि ये डॉक्यूमेंट लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये एक्स्ट्रा तो नहीं हो जाएगा, लगा दो। तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है, लगा दो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जब तुम वहाँ पे सबमिट करते हो वीज़ा में तो पहले कोई दूसरा देखता है ऑफिसर से पहले, तो वो तुम्हारे सॉर्ट कर रहा होता है डॉक्यूमेंट्स को अकॉर्डिंग टू दी नंबर, इसी हायरार्की के हिसाब से, वो ऑर्डर के हिसाब से उसको सॉर्ट कर रहा होता है। तो तुम उसको तो उस टाइम पे तुम एक चीज़ इंपॉर्टेंट चेक करना, वो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स को ना डिस्कार्ड कर रहे होते हैं जो एक्स्ट्रा उनको लगते हैं, जो एक्स्ट्रा है। तो जैसे मेरा जो ट्यूशन फीस वेवर का स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट था उसको वो डिस्कार्ड कर लेते, तो मैंने बोला नहीं ये चाहिए, तो फिर उन्होंने अंदर रख दिया। तो इस चीज़ को ज़रूर देखना तुम जब जाओगे। उसके बाद मेन चीज़ है फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। तो देखो, लास्ट ईयर जो रिक्वायरमेंट थी पर मंथ जो यूरो की अमाउंट दिखानी थी, वो आई थिंक मेरे को यूरोज में याद नहीं है, पर वो INR इक्विवेलेंट में 42 या 43,000 के अराउंड थी। बट इस साल 534 है फॉर ईच मंथ यूरोज में, तो वो अब क्योंकि यूरो ऑलमोस्ट 100 रुपये पहुँच गया तो ये 53,000 हो गया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारी बहुत ज़्यादा सेविंग है और तुम्हारी पर मंथ की कम हो रही है तो चल जाता है, पर अगर एकदम नेक टू नेक चल रहा है तो तुम्हारी 5 इतना तो होना ही चाहिए तुम्हारा मंथली, ताकि वीज़ा ऑफिसर को अश्योरेंस मिल सके कि बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो फैमिली को भी तो सस्टेन करना है, फैमिली के भी तो खर्चे हैं इंडिया में। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं? 3 मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि जो तुम क्या कहते हैं, अपना बैंक बैलेंस दिखाते हो, जो उसका सर्टिफिकेट होता है, पहला डॉक्यूमेंट वो है। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है कि जो तुम ITR दिखाते हो पिछले 3 साल की, ये हो गया। और फिर जो तीसरा मेन डॉक्यूमेंट है वो होता है कि जैसे सैलरी स्लिप, अगर कोई वैसा एम्प्लॉयड है, समझ रहे हो, कि जिनकी मंथली पैसा आता है तो उनको अपनी सैलरी स्लिप दिखा लो पिछले 3 साल की अपने स्पॉन्सर की, या फिर अगर पेंशन पे भी है तो पेंशन स्लिप दिखा दो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैंने भी दिखाई थी, इससे उनको पता चलता है कि हर महीने इतना पैसा आ रहा है, तो फ़ायदा रहता है। ऑल्सो एक बहुत बड़ी टिप दूंगा मैं उन लोगों को जो लोग अपने फंड्स को FD से लिक्विडेट करा के मेन अकाउंट में डाल रहे हैं स्पॉन्सर के वीज़ा में दिखाने को। देखो, जब तुम ये करोगे, जब तुम FD लिक्विडेट करने जाओगे तो उसी दिन बैंक से एक डॉक्यूमेंट बना लेना कि इस जो अकाउंट होल्डर है उसने अपने इस FD को लिक्विडेट करके इस बैंक में डाला है और वो इतने रुपए की थी। इससे क्या होगा, क्योंकि उसमें बैंक का स्टैम्प भी लगेगा, तो वीज़ा ऑफिसर को, समझ रहे हो, उसको खुद सोर्सेज नहीं देखना पड़ेगा तुम्हारी स्टेटमेंट में कि पैसा कहाँ से आया। और ऑल्सो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी कि बैंक जो सर्टिफिकेट तुम्हें बैलेंस का दिखाओगे उसके साथ साथ बैंक स्टेटमेंट भी दिखानी है 6 महीने की, जो मेन चीज़ है। सो बैंक बैलेंस का बैंक स्टेटमेंट, उसके साथ बैंक बैलेंस भी अटैच कर सकते हो। वैसे तो बैंक जो स्टेटमेंट होती है उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है, बट कर दो तो कुछ नुकसान नहीं है। ITR और प्रूफ ऑफ फंड्स जो मंथली आ रहे हैं। तो बैक टू दी FD वाला पॉइंट। सो FD जब तुम करोगे तो उसको देखना नहीं पड़ेगा इतना तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में, उसके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा क्योंकि तुमने उसको डॉक्यूमेंट्स दे दिए। क्यों, तो तुम सामने वाले के लिए जितना ईजी बनाओ वीज़ा ऑफिसर के लिए समझने के लिए, उतना उसके लिए ईजी है तुम्हारा वीज़ा जल्दी से जल्दी अप्रूव करना। तो यही मेन चीज़ें हैं। उसके अलावा एक स्पॉन्सरशिप लेटर तो तुम्हें लिखना ही पड़ता है अपने फादर या मदर के पर्सपेक्टिव से, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता है, बस वो क्या करते थे, उनकी क्या जॉब थी और कहाँ उन पर कितने कितने फंड्स हैं और कैसे वो फंड्स दिखा रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में तुम्हें मेंशन करना पड़ता है। उसके अलावा अगर तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है कोई इटालियन गवर्नमेंट से तो तुम उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे। एक चीज़ याद करना कि रीजनल स्कॉलरशिप इस स्कॉलरशिप में काउंट नहीं होती, तो अपने रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में मत मेंशन करना, क्योंकि देखो वीज़ा के लिए तुम्हें पैसा दिखाना है, रीजनल स्कॉलरशिप के लिए नहीं दिखाना है, तो ये दोनों चीज़ें आपस में टकरा जाएंगी। तो तुम्हें ये चीज़ नहीं करनी है। तुम्हें बस, अगर जैसे मेरा जो ट्यूशन फीस वेवर था वो यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया हुआ था, ऐसा कुछ मिला है उसको अटैच करो, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स को, या फिर अगर इटालियन मिनिस्ट्री की जो MAECI स्कॉलरशिप होती है वो मिली है उनको अटैच करो। रीजनल स्कॉलरशिप के बारे में नहीं बताना है। उसके अलावा लास्ट की 3 चीज़ें जो हैं, जो होती है होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग और मेडिकल इंश्योरेंस। देखो, होटल बुकिंग आई वुड से Airbnb मेरे को बेस्ट लगा, क्योंकि वो इसलिए भी मेरे को अच्छा लगा क्योंकि देखो तुम्हें 30 दिन की तो बुकिंग दिखानी है 1 महीने की, ठीक है। बट Airbnb में फ़ायदा है, अगर तुम होटल बुकिंग करोगे तो वहाँ किचन वगैरह तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो तुम्हें खाने के लिए बाहर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। और स्टार्टिंग में तुम हर चीज़ को ना अपने दिमाग में कन्वर्ट कर लोगे कि अरे ये इतनी INR की तो महंगी है,
तो वो और ज़्यादा महंगा लगेगा। तो इट्स बेटर कि तुम एयरबीएनबी कर लो, क्योंकि वहाँ पे तुम एटलीस्ट ग्रोसरी लेके खुद से कुकिंग करोगे, सस्ता पड़ेगा। और उसके अलावा जो फ्लाइट की बुकिंग है वो इनमें राउंड ट्रिप लिखा होता है, पर तुम्हें वन वे टिकट ही करनी है। एंड अगर बहुत केसेस में तुम अगर फ्लाइट नहीं भी बुक करो तो तुम्हें फंड्स दिखाने होते हैं, एक्स्ट्रा फंड्स होने चाहिए 1-1.5-2 लाख कम से कम तुम्हारे बैंक में। तो उससे बेटर है कि तुम फ्लाइट ही बुक कर लो, क्योंकि तुम अभी भी फ्लाइट बुक करोगे सितंबर के लिए तो 30,000 के अराउंड मिल जाएगी। क्योंकि फंड्स अगर अगर तुम फ्लाइट नहीं बुक करोगे, फंड्स दिखाओगे तो वो तुम्हें ज़्यादा दिखाने पड़ेंगे, बेटर है कि फ़्लाइट बुक कर लो। उसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस है, तो जो मेडिकल इंश्योरेंस मैंने किया था वो बजाज अलायंस का था, समथिंग स्टूडेंट ट्रैवल प्रीमियम ऐसा कुछ करके, जो 7,000 समथिंग का था। और उसमें जो मेरे को कवरेज था वो था 93,000 यूरोज़ के अराउंड, तो वो भी ठीक था। एंड वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि मेरा तो कुछ डेंटल मेरे को विजिट करनी थी, तो मेरा तो क्लेम भी हो गया। तो मैंने तो पैसा वसूल लिया अपने इंश्योरेंस का, तो कर लेना, क्योंकि जब ये ज़रूरत पड़ती है तो फिर उस टाइम पे लगता है कि इंश्योरेंस कर लेना था। करना तो एनीवेज पड़ेगा, पर ज़्यादा कवरेज वाला कर लो तो बेटर है तुम्हारे लिए। एंड यही था, क्या कहते हैं, जितने डॉक्यूमेंट चाहिए आई वुड से। देखो, जो एकेडमिक पार्ट के डॉक्यूमेंट्स है ना, उनका ज़्यादा फोकस जो है वो डीओबी वगैरह के टाइम पे होता है। अभी मेन फोकस जो तुम्हारे फाइनेंशियल्स पे होगा, कवर लेटर पे होगा, रीजन टू कम बैक और स्पॉन्सरशिप लेटर पे होगा। इन 3 चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करो, फाइनेंशियल को तो ज़रूरी स्ट्रॉन्ग करो। एंड जो लोग अगले साल के लिए देख रहे हैं वो लोग पहले से ही शुरू कर लो, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट 6 महीने पहले की दिखानी पड़ती है, तो उससे पहले फंड्स डाल के रखो, बहुत ईजी हो जाएगा प्रोसेस तुम लोगों का। एंड यही था, बाकी कोई डाउट्स हो तो मेरे को बताओ। और अगर तुम्हें कवर लेटर की हेल्प चाहिए, इंटरव्यू की हेल्प चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए मेरे साथ तुम स्लॉट भी बुक कर सकते हो टॉप मेट में, वहाँ पे मैं पर्सनली हेल्प कर दूंगा, तो तुम्हें थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। एंड जो इंटरव्यू की वीडियो मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चाओ।